गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना 5वां चैप्टर वातावरण, इसके संसाधन एवं इनका संरक्षण में आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे टॉपिक वातावरणीय प्रदूषण या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो हम लोग आगे भी देखें कि वातावरण का निर्माण जो है वो इनके जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर हुई है। तो देखें हम लोग जैविक घटक और अजैविक घटक जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से संतुलन बनाकर चलते हैं। यदि इनका संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव वातावरण पे पड़ता है, जिसके कारण सजीवों को भी नुकसान पहुंचता है। तो अभी वर्तमान समय में ऐसा ही स्थिति बना हुआ है, जिसको जानना समझना ज़रूरी है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि वातावरण किस प्रकार अपना संतुलन खो रहा है, किस प्रकार वातावरण का नुकसान मानव क्रियाकलापों के द्वारा हो रहा है। तो देखो, वर्तमान समय में मनुष्य अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा लगातार वातावरण में विभिन्न प्रकार के अवांछनीय पदार्थों का समावेश कर रहा है, जिसके कारण जो प्राकृतिक वातावरण हम लोगों को मिला है, प्रकृति की जो देन है, वो दिनों दिन जो है वो गंदा होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। और वातावरण के जो अजैविक घटक है, हवा, पानी, मिट्टी आदि दिनों दिन गंदे हो जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं, जिसके का प्रभाव मानव जाति और वातावरण में रहने वाले विभिन्न सजीवों के ऊपर पड़ता है, जीवमंडल के ऊपर पड़ता है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी बड़े जीव हैं, उन सभी के सामने यह एक समस्या बन रही है। और यह समस्या जो है वो राष्ट्र तक ही नहीं, किसी एक खास देश, किसी राष्ट्र तक ही नहीं, बल्कि ये दिनों दिन एक वैश्विक समस्या, पूरे विश्व की समस्या बनती जा रही है। इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। तो देखिए, प्रदूषण किसको कहेंगे? वातावरण में सामान्य तत्वों के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ या अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति तथा तत्वों का समान मात्रा से अधिक मात्रा में उपस्थित होना प्रदूषण या पॉल्यूशन कहलाता है। क्योंकि हम लोग जो विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा वातावरण के में जो अतिरिक्त हानिकारक पदार्थ, अवांछनीय पदार्थों को समाहित करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का वातावरण जो है वो गंदा होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है, जिसको प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों के सिलेबस में 4 तरह के प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन, दूसरा है जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन, तीसरा है मृदा या सॉइल पॉल्यूशन, और चौथा है शोर, ध्वनि या साउंड पॉल्यूशन। तो बारी बारी से हम लोग एक एक के बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वायु जानते हैं हम लोग कि वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें विभिन्न गैसों की एक निश्चित करीब निश्चित मात्रा पाई जाती है, वर्तमान है मिश्रण के रूप में। जिसमें देखो, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है वायु में, 77 से 78%। ऑक्सीजन जो है वो 20 से 21%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 0.3 से 0.4%। और जलवाष्प 1.40%। और विभिन्न अक्रिय गैसों के साथ अन्य कुछ गैसें वो हैं 0.8% के लगभग। तो ये मात्रा जो है वो वायु में करीब हम लोगों को प्राकृतिक रूप से जो मिला है वायुमंडल, उसमें बरकरार रहती है। अगर किसी भी कारण से हम लोग इसकी मात्रा को, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, या किसी भी कारण से इसमें कुछ दूषित अवांछनीय पदार्थों को मिला देते हैं, जिसके कारण इनका संतुलन जो है, गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है, और जिसके कारण
संपूर्ण जीव जगत को और वातावरण को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो देखिए हम लोग कि वातावरण में इन गैसों की आपूर्ति जो है, क्योंकि एक तरफ से सजीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए इन गैसों को उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ से इनको वातावरण में वापस लौटाना भी पड़ता है, लौटाया जाता है एक चक्रीय माध्यम से। हम लोग देखें नाइट्रोजन चक्र, उसी तरह का ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र आदि है। तो इनको हम लोग वातावरण में यूज़ भी करते हैं और लगातार इनको वापस लौटाना होता है, जिसके कारण वातावरण में इनका संतुलन जो है, इनकी मात्रा जो है वो बनी रहती है, और जिसके कारण जीव जगत जो है वो सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर पाता है, रह पाता है। तो यदि हम लोग मनुष्य विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन कर रहा है, तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान जो है वो जीवमंडल पर पड़ रहा है कंटिन्यू। और इसके कारण मुख्य रूप से क्या होता है, वायु का संतुलन बिगड़ने से हम लोगों को विभिन्न तरह की बीमारियां, खास करके हम लोग वायु से क्या करते हैं, मुख्य रूप से श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान विभिन्न हानिकारक गैस जो है वो हम लोगों के शरीर के अंदर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की श्वसन रोग, रेस्पिरेटरी डिजीजेस उत्पन्न कर देती है, जो हम लोगों के लिए घातक है। तो देखो वायु प्रदूषण किसको कहेंगे? हवा में ऐसे अवांछित पदार्थ का मिल जाना जो हवा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण इस तरह से बदल देते हैं जो सजीवों के लिए खतरनाक और हानिकारक होते हैं और विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वायु प्रदूषित हो गया है, वायु प्रदूषण हुआ है। तो वायु प्रदूषक कौन है? एयर पॉल्यूटेंट्स, ऐसे अवांछनीय या हानिकारक पदार्थ जो हवा में मिलकर, वायु में मिलकर वायु को दूषित करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक या एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ऐसे प्रदूषक को, वायु प्रदूषक को हम लोग दो ग्रुप में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो प्रथम ग्रुप जो है वो वायु प्रदूषक का प्राथमिक वायु प्रदूषक या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इसको कहते हैं। तो हवा को दूषित को क्या क्या करता है हम लोगों को मालूम है। कल कारखानों से निकलने वाले विभिन्न हानिकारक पदार्थ, विभिन्न गैसें, जहरीली गैसें, जीवाश्म ईंधन को जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और विभिन्न गैसें जो निकलती हैं, और यातायात साधन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और विभिन्न गैसें निकलती हैं जो हवा में आके मिल जाती है, ज्वालामुखी फटने से निकलने वाली गैसें और ग्रीन हाउस गैसें, ये सभी गैसें प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं, जो हवा में आकर मिलकर हवा को क्या कर देती हैं? दूषित कर देती हैं, गंदा कर देती हैं और विभिन्न गैसों के संतुलन को, मात्रा को बिगाड़ देती हैं, जिसके कारण वायु जो है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इन गैसों में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सभी पॉल्यूटेंट्स के रूप में आते हैं, प्राथमिक प्रदूषक के रूप में। द्वितीय वायु प्रदूषक में, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में ऐसे पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म है, लेकिन वो इतने साइज़ के होते हैं जो हवा में आसानी से तैरते हैं, जिनको दृश्य पदार्थ भी हम लोग कहते हैं। इनका साइज़ 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है और इनको SPM या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या एरोसोल या दृश्य पदार्थ के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे देखो धूलकण जो है, हम लोग आसानी से उसको धूल का कण देखेंगे तो हवा में तैरते हुए दिखाई देता है। तो धूलकण है, शीशा है, पारा है, परागकण जो फूलों का परागकण है, वो ज्वालामुखी का फटने से जो राख निकलता है, वो विभिन्न कीटनाशक पदार्थ जो हवा में आके मिल जाते हैं, और
कभी कभी और भी विभिन्न पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो हवा में आके मिल जाते हैं और हवा को दूषित करते हैं। और कभी कभी प्राथमिक प्रदूषक जो है वो भी आपस में क्रिया करके और द्वितीयक प्रदूषक पदार्थ बना लेते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के वायु प्रदूषक जो है वो वायु को दूषित करते हैं अलग अलग तरह से। हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सबसे मुख्य कारण जो है वायु प्रदूषण का, उसमें एक मुख्य क्या है, पेड़ों की लगातार कटाई, जिसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो पेड़ों की लगातार कटाई के कारण क्या होता है, वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है, जो मात्रा है, वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण जीव जंतुओं पे और वायुमंडल पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अगर पेड़ पौधों की कमी होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए, तो उनका उपयोग जो है वो घट जाएगा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जो क्या करती है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वापस वातावरण में ऊर्जा को लौटने नहीं देता, ऊष्मा को लौटने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी जो है वो लगातार गर्म हो रही है और जिसका कुप्रभाव जीव जंतुओं पर और वायुमंडल पे पड़ रहा है। इसको हम लोग वैश्विक उष्णायन या पृथ्वी के गर्म होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वैश्विक उष्णायन या ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और इसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी जो है वो जलमग्न होने का खतरा बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो गैसें हैं जो ऊष्मा को पकड़कर धरती पे रख लेती है, उन गैसों को हम लोग हरित गैस या ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहते हैं, ये तुम लोगों को समझ में आया। तो कुछ ऐसी गैसें हैं, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसी गैसें हैं जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य की का जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आने तो देती हैं, लेकिन उनको वापस वायुमंडल में लौटने नहीं देती, उनको अवशोषित करके पृथ्वी की सतह पे रख लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णायन कहते हैं। तो ये जो घटना है इसको हम लोग हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिन गैसों के द्वारा ये क्रिया होती है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो मुख्य जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसके कारण ये घटना घटती है, उन गैसों में सबसे मुख्य है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, और फ्लोरीन युक्त कुछ गैसें हैं, जिसमें मुख्य फ्लोरीन युक्त गैस जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, और भी क्लोरीन युक्त गैसें हैं HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC परफ्लूरो कार्बन, और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो हम लोग एक और भी घटना देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है तुम लोगों को, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। इसमें क्या होता है, जितने भी पृथ्वी पे ईंधन यूज किए जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, या वाहन या कारखानों में, या विभिन्न ईंधन के जो स्रोत है, उनसे जो गैसें निकलती हैं उनके जलने से और बिजली कड़कने से, तो वायुमंडल में इसके कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड, इनकी मुक्त होते हैं वायुमंडल में, और जिसके कारण ये गैसें जो हैं वो अत्यंत क्रियाशील गैसें हैं जो जल में उपस्थित
जलवाष्प के साथ, जल के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वो नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। जब बारिश होती है तो ये अम्ल जो है वो बारिश के साथ घुलकर अम्ल वर्षा के रूप में मिट्टी में, ज़मीन में, धरती में गिरते हैं, जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। वर्षा या एसिड रेन का नाम सर्वप्रथम रॉबर्ट ऑगस्ट ने 1872 ईस्वी में किया था। अब हम लोग देखेंगे कि इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो अम्ल वर्षा से जितने भी वातावरण को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ साथ में वातावरण पे जो जीव जंतु हैं, वातावरण की जो अजैवीय पदार्थ है, उन सभी को का इस पे प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव उन सभी पे पड़ता है। तो अम्ल वर्षा से मिट्टी, वनस्पति, पानी, जीव जंतु और मानव संपदा सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को विषैली कर देती है और इसमें रहने वाले जो उपयोगी जीव जंतु हैं वो नष्ट हो रहे हैं, वनस्पति नष्ट हो रही है, और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो फसल उपजाने की क्षमता है, वो दिनों दिन नष्ट हो रही है। इसके साथ ही जो जलाशय हैं उनमें तेज़ी से जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ की संख्या बढ़ रही है, शैवाल या एल्गी की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जलीय स्रोत जो है उनमें जल की मात्रा कम हो रही है, दलदल बनता जा रहा है, और ये दलदल बाद में सूखकर बंजर भूमि के रूप में बदल जाते हैं। तो पीने के पानी का स्रोत भी देखें तो वर्षा के साथ जो अम्ल गिरती है पृथ्वी में, वो मिट्टी से छनकर जब भूमिगत जल में जाती है तो वहाँ का पानी भी इसके कारण दूषित होता है। और भी इसके दुष्प्रभाव हैं, हम लोग देखें जैसे ऐतिहासिक इमारत जो है, खास करके हम लोग ताजमहल अगर देखें तो ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का। उसके ऊपर जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर है उससे प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनता है, जिसका जमाव संगमरमर के ऊपर पड़ता है और जिसका रंग पीला होता है, और पीलापन के कारण ये दिनों दिन इसकी खूबसूरती जो है वो खराब होते जा रही है, नष्ट होते जा रही है। इसके साथ ही आगरा के पास एक जो तेल शोधक कारखाना है, उस कारखाने से भी अत्यधिक मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और ये गैस जो है वो हवा में मौजूद जल के साथ घुलकर अम्ल वर्षा कराती है, जिसके कारण संगमरमर से बना हुआ जो सुंदर ताजमहल है उसका सुंदरता जो है वो दिनों दिन खराब होता जा रहा है, नष्ट। अब हम लोग जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो जल जीवधारियों के लिए कितना आवश्यक है हम लोग जानते हैं, यह एक अत्यंत आवश्यक पदार्थ हम लोगों के लिए है। और हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, सिर्फ 1/4 भाग जो है वो स्थलीय भाग है। बाकी जो जगह है, बाकी जो अर्थ का सरफेस है वो जल से ढका हुआ है 3/4 भाग, यानी काफ़ी जल है जो हम लोगों को प्राकृतिक रूप से मिला है। लेकिन इतना जल होते हुए भी ये सारा जल जो है वो जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए उपयुक्त जल नहीं होता है, क्योंकि इसका 97% जल जो है वो समुद्र में पाया जाता है। यानी समुद्र का जल कैसा होता है, नमकीन होता है, लवण युक्त होता है, जिनका उपयोग जीव जंतु और पौधे अपने कार्यों के लिए नहीं कर पाते हैं। तो जो 3% जल है उसमें भी 2% जल जो है वो बर्फ़ या ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, और बाकी जो 1% जल है वही स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर या मीठा जल के रूप में, जो नदी, झील, भूमिगत जल के रूप में ये जल पाया जाता है, जिसका उपयोग जीवधारी अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। और ये जल जो है वो भी एक जल चक्रीय माध्यम से जीवों द्वारा उपयोग किया जाता है, और पुनः ये जल जो है वो वातावरण में लौटाया जाता है, जिसके कारण वातावरण में जल की जो मात्रा है वो बरकरार रहती है।
लेकिन अभी जो वर्तमान में मनुष्य जो है विभिन्न क्रियाकलापों के कारण जल में कुछ अवांछनीय पदार्थों को मिला देता है या जल का दुरुपयोग करके जल को लगातार दूषित कर रहा है, जिसके कारण जो 1% जल जो है मनुष्य के उपयोग के लायक, जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के उपयोग के लायक, वो जल जो है वो उस योग्य नहीं रह गया है, जिसके कारण जीवों को, मनुष्यों को और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काफ़ी नुकसान, यानी जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी वनस्पति हैं, सभी को नुकसान पहुंच रहा है। तो आगे हम लोग देखें कि जल का प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन किसको कहेंगे। तो जल में विभिन्न अवांछनीय पदार्थों के कारण जब जल का भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण विभिन्न हानिकारक बीमारियां होती है और जिसका प्रभाव विभिन्न जीवधारियों और वनस्पतियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, तब हम लोग कहते हैं कि जल प्रदूषण हुआ है। तो जल प्रदूषण का कारण हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट कारण क्या है, विभिन्न प्रकार के कूड़ा कचरा का जल में समावेश। तो विभिन्न प्रकार के कूड़ा कचरा में, गार्बेज में क्या है, घरेलू कचरा, कारखानों से निकला हुआ वर्ज्य पदार्थ, खेतों या कृषि में उपयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहित वर्ज्य पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके कारण, हॉस्पिटल का कचरा, हॉस्पिटल के कचरे में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक, उर्वरक, सिरिंज, दवाइयाँ, ये सभी शामिल हैं। और ये जब जलाशयों में पहुंचती है, जल के स्रोत तक पहुंचती है, तो जल को दूषित कर देती है। नेक्स्ट जो कारण है, दूसरा कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ लिए हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें हवा में मुक्त होती है, जो अत्यंत क्रियाशील गैसें हैं, और ये हवा में मौजूद जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके एसिड बना लेती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, जिसके कारण जब बारिश होती है तो ये अम्ल जो है वो वर्षा के पानी के साथ मिट्टी तक पहुंचती है और मिट्टी को भी दूषित करती हैं, साथ साथ में जल को भी दूषित करके अम्लीय कर देती हैं। तो तीसरा जो कारण है, देखो, विषाक्त धातु जैसे पारा, कैडमियम, जिंक, टीन, ये सभी जब मिट्टी धातु जो है वो विभिन्न उद्योग धंधों के द्वारा निकलकर पानी में मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण पानी जो है वो दूषित हो जाता है और जिसका कुप्रभाव जीव जंतुओं पर, वातावरण के ऊपर पड़ता है। और चौथा जो है पॉल्यूटेंट या ऊष्मीय प्रदूषक, थर्मल पॉल्यूशन, उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के हम लोग देखते हैं जल स्रोत के पास, नदियों के किनारे खास करके ताप विद्युत केंद्र बनाए जाते हैं, तो उनसे ताप उत्पन्न किया जाता है, ताप का उत्पादन होता है। तो ताप का उत्पादन तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, गर्म जल जो वहाँ से बनता है उसको सीधे जलाशयों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जलाशय के जो जीवन है, जलाशय में जो जीव जंतु रहते हैं वो नष्ट हो रहे हैं और जिसके कारण पानी जो है वो दूषित होता जा रहा है। नेक्स्ट है फ्लोराइड प्रदूषण या फ्लोराइड के कारण। तो ये फ्लोराइड कहाँ से आता है, तो विभिन्न उद्योग धंधे जैसे शीशा का उद्योग, हाइड्रोकार्बन उद्योग, इनसे फ्लोराइड जो है वो मुक्त होता है और सीधे जल में मिला दिया जाता है, जिसके कारण जल जो है वो दूषित होता है। खास करके पंजाब, हरियाणा में इस तरह के उद्योगों से फ्लोराइड निकलकर पानी को दूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक प्रदूषण। तो आर्सेनिक जो है वो विभिन्न राज्यों जैसे बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, इन राज्यों में आर्सेनिक जो है वो जल प्रदूषण का एक खास कारण बन गई है और ये भूगर्भ में स्थित आर्सेनिक जो है भूमिगत जल में मिलकर उस जल को, भूमिगत जल जिसका उपयोग विभिन्न जीव जंतु और खास करके मानव
अपने पीने के कार्यों में या विभिन्न कार्यों में लाते हैं, उस जल में आर्सेनिक मिल जाने से आर्सेनिक के कारण जल दूषित हो रही है और इसका कुप्रभाव भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो कारण है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण जल दूषित होता है, और ये कारण क्या है? कृषि जन्य वाहित पदार्थ, एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे हैं दिनों दिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो कृषि कार्यों पे लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कवकनाशक, घासपाती नाशक, विभिन्न प्रकार की दवाओं का रासायनिक केमिकल जो पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी के साथ साथ मिट्टी में तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ साथ जो जलाशयों में, भूमिगत जल में ये जो रासायनिक पदार्थ हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और इनके कारण जल जो है वो दूषित होता है। इनमें फॉस्फेट, नाइट्रेट, पोटेशियम, क्लोरीन, एसिटिक एसिड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आदि प्रमुख रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पानी को विषैला कर देते हैं, और जब ये खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो पानी है, जल जो है वो पौधे इस जल को ग्रहण करते हैं तो ये हानिकारक पदार्थ पौधों तक पहुंचते हैं। पौधों को जो जीव खाते हैं तो उसके साथ उस जीव तक, फिर दूसरे जो उपभोक्ता हैं उन तक, जब तीसरा उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को खाता है तो उस तक। इस तरह से ये एक खाद्य श्रृंखला में जब पहुंचते हैं तो विभिन्न जीवों तक पहुंचकर और भारी संख्या में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न कारणों से हम लोग देखें कि जल जो है वो दूषित हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या असर हो रहा है। तो एक टर्म यहाँ पे तुम लोगों को यूट्रोफिकेशन या सुपोषण, इसको हिंदी में कहते हैं, वो टर्म भी तुम लोग देखोगे। ये भी एक तरह से जल का ही प्रदूषण है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कचरा या वर्ज्य पदार्थ, जैसे घरेलू उद्योग धंधों से, कृषि से जो वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है, वो सब जब जलाशयों में प्रवाहित किए जाते हैं, नदी में, तालाब में, तो वहाँ का जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उस जलाशय में बढ़ जाती है, और तब हम लोग जलाशय पोषक तत्वों से समृद्ध कहते हैं। उस जल को हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्वों से समृद्ध जल, और जिसको यूट्रोफिकेशन या सुपोषण शब्द से हम लोग जानते हैं। तो यह भी एक प्रकार का जल प्रदूषण है। और इसके कारण क्या होता है? देखो, जल में पोषक पदार्थ की अधिकता के कारण क्या होता है? वहाँ पे पौधे, छोटे पौधे जो हैं, खास करके शैवाल, एल्गी और जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ जो है वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि करने लगते हैं। और शैवालों का तीव्र वृद्धि के कारण क्या बन जाता है? एल्गल ब्लूम, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो एल्गी बन जाते हैं, शैवाल बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। और जलकुंभी जो बहुत ज़्यादा, काफ़ी संख्या में बन जाते हैं, काफ़ी तीव्र गति से विकास कर लेते हैं, जिसके कारण जलकुंभी का इस ग्रोथ को बंगाल के लिए महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल भी हम लोग नाम से पढ़े थे, आगे जानते हैं। तो इस तरह से जब शैवाल और जलकुंभी या छोटे पौधे जो विकसित हो जाते हैं जलाशयों के ऊपरी हिस्से में, जिसके कारण क्या होता है? जब इन शैवालों का, इन जलकुंभियों का जब विघटन होता है तो सूक्ष्म जीवाणु जो हैं वो काफ़ी संख्या में उनका विकास होता है, और ये जल में घुलित, जब जीवाणु होंगे तो ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, तो ये जल में घुलित ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं, और जिसके कारण जलीय जीव जो हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन उपयोग कर लेते हैं ये जीवाणु, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी ऑक्सीजन की मांग जो है वो बढ़ जाती है। विभिन्न जलीय जीव, मछली और अन्य जो जीव हैं जल में रहने वाले, उनमें
उनकी मृत्यु होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD भी कहते हैं। तो जलीय जीव ऑक्सीजन की लगातार कमी से मरने लगते हैं और जलाशयों में दुर्गंध आती है, और धीरे धीरे ये जलाशय जो है वो क्या होता है, दलदल में और बाद में सूखकर बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आगे देखें कि और जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो विभिन्न जो उद्योग धंधों से ये जो विषाक्त धातु है, पारा है, कैडमियम है, शीशा है, और टीन है, जिंक है, ये जब विभिन्न उद्योग धंधों से पानी को दूषित करते हैं और उस पानी का उपयोग जब मनुष्य करते हैं, तो मनुष्य का लीवर, किडनी, तंत्रिका तंत्र, आंत प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, और ये सब अंग जो है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो है विषाक्त धातुएं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं, जो नष्ट नहीं होते पूरी तरह से, और ये जब खाद्य चेन में पहुंचते हैं तो हर स्तर में इनकी मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। खाद्य चेन के हर स्तर में इनकी मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। पहला जो उत्पादक है उसमें गया, उत्पादक से उपभोक्ता उसको खाया तो उसमें उसकी मात्रा और बढ़ती है, जो दूसरा उपभोक्ता है उसमें और मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जैव आवर्धन कहते हैं। यानी इसकी मात्रा जो बढ़ती चली जाती है खाद्य चेन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। तो देखिए, हम लोग जापान में एक घटना हुआ था जिसमें मछली जो है वो मरकरी को या पारा को खा गई थी, और उस मछली को जब मनुष्य खाए तो मनुष्य में मीना माटा रोग हुआ, और इस रोग के कारण क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से प्रभावित हुए। इस तरह से कैडमियम के कारण इताई बीमारी, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और किडनी पे भी इसका असर पड़ता है। तो किडनी, लीवर और हृदय पर भी कैडमियम का असर पड़ता है। विभिन्न रोग इनके कारण होता है। अब देखो, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस में क्या होता है, दांत, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और इनका क्षरण होने लगता है, मतलब ये नष्ट, इनका जो ग्रोथ है वो बाधित होने लगता है, ये काम करना बंद करने लगते हैं। नेक्स्ट देखो, आर्सेनिक के कारण मेलानोसिस बीमारी होती है। स्किन पे शरीर पर सफ़ेद और काले धब्बे बन जाते हैं। आर्सेनिक का ये बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और साथ में त्वचा का कैंसर, ट्यूमर, पैरों के तलवों में गांठ, दम्मा, यकृत या लीवर का रोग भी होता है। पेट की बीमारी, पेचिस, टाइफाइड, जोंडिस, ये हैजा, ये सभी जल के प्रदूषण के कारण होता है। इसके बाद प्रदूषित जल में अगर हम लोग स्नान करते हैं तो विभिन्न प्रकार के, चूँकि वहाँ पे कीटाणु जीवाणु मौजूद होंगे, जिसके कारण त्वचा रोग, एलर्जी, आँख में जलन, खुजली, दाद आदि बीमारियाँ होती हैं। तो जल में जो मेन बीमारियों के जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे वाइब्रियो कोलेरी, जिसके कारण हैजा होता है, एंटमीबा के कारण डिसेंट्री होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के कारण टिटनस, एक्टिनोमाइसिटिस के कारण गला, त्वचा, फेफड़े आदि का रोग होता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग कि प्रदूषित जल का सेवन करने से हम लोगों को किस किस तरह से किसके दुष्प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ते हैं, और हम ही लोग के ऊपर नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के ऊपर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव, वनस्पतियाँ जो है वो उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा होती है, या ये जो विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति हैं वो सभी सूख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें जल प्रदूषण का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे।